नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रूबरू में हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने काम से कुछ ना कुछ वंडर्स किया है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका काबरा जी। प्रियंका काबरा लाइफ को बहुत ही करीब से देखकर यहाँ हमारे साथ बैठी हैं। वो एक डिज़ाइनर है, एक टीचर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो मैं आपकी लाइफ जर्नी पढ़ रही थी, तो आप एक नॉर्मल लाइफ से लेकर लाइफ एंड डेथ के बीच जो एक खेल होता है, आपने वो तक खेला है। तो अब तक कैसी रही आपकी जर्नी? रोलर कोस्टर राइड थी। बिल्कुल। शुरू में बहुत अच्छी थी, फिर किडनी फेलियर हुआ। किडनी फेलियर से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट तक काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। उतार ज़्यादा थे, चढ़ाव ट्रांसप्लांट के बाद आया, जी जब मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद चढ़ाव भी आया। जी। अभी भी कुछ एक हेल्थ स्ट्रगल्स आते हैं, पर फिर भी मैनेज करती हूँ। तो आप एक स्कूल टॉप पर रही हैं, कॉलेज टॉप पर रही हैं, उसके बाद आपने बेस्ट डिजाइनर की अवार्ड भी जीती है। हाँ, तो आपको क्या लगा, लाइफ की टर्निंग पॉइंट इन सब के बीच में क्या रही थी आपके लिए? जब ये सब टॉप कर रही थी उस टाइम, तो ऑब्वियसली सातवें आसमान पे थी। बिल्कुल। सब कुछ अच्छा था, तो ख्वाब भी बहुत ऊंचे थे। कुछ करना चाहती थी लाइफ में, अभी भी है, वो कुछ करना चाहती हूँ, लाइफ के गोल बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो बट ऐसे करूँगी ये नहीं सोचा था। तो मिस यूनिवर्स रनर अप से आपको अवार्ड हाँ, मिली थी। हाँ। तो आपके लिए वो मोमेंट जो था वो कितना इमोशनल था, या फिर बाकी चीज़ों से लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव चल रही हैं उससे कितना अलग था? पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई सेलिब्रिटी है जो मुझे अवार्ड दे रहा है, और इतने बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें मुझे बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड मिल रहा है। मिस यूनिवर्स रनर अप आई है, मुझसे बात कर रही है, जी। मुझे अवार्ड दे रही है। तो वो एक ख्वाब जैसा था जो पूरा हो गया। और उस मोमेंट के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अचीवेबल है, अगर आप सोच लो तो कुछ भी अचीवेबल है। जी। आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। हाँ, 21 साल। 21 साल में आपकी हाँ, शादी हो गई और 1 साल के अंदर में ही यू गॉट द किडनी फेलियर हाँ, न्यूज़। 1.5 साल बाद। हाँ, 1.5 साल 1.5 के साल। अंदर। तो उस वक़्त आपने मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि हम जब बीमार होते हैं और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है किडनी फेलियर। तो उस टाइम सबसे पहली थॉट आती है जनरली लोगों के दिमाग में कि कहीं मर ना जाऊँ। उस टाइम आपने अपने आप को मानसिक रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग किया और प्रिपेयर किया कि लड़ना है मुझे? सही बताऊँ तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। जी। कुछ आपके अंदर जब कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे आते हैं सर्कमस्टेंसेस, तब आपको पता चलता है आपके हिडन टैलेंट्स क्या जी, है, या बिल्कुल। हिडन स्ट्रेंथ क्या है। तो इन टाइम में, ये जो 2.5 साल जो टाइम बीता मेरा बीमारी का, उस टाइम मुझे पता चला कि अच्छा, ये मेरे अंदर एक खासियत है कि मैं हर लाइफ के हर एक मोमेंट पे मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और जी, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने वही किया, मैंने हर एक मोमेंट को एक्सेप्ट किया कि अब ये हो गया, अब आगे क्या। कुछ टाइम तक तो थोड़ा चला दिमाग में कि ऐसा क्यों हो गया, मुझे क्यों हो गया, पर फिर बहुत जल्दी वो निकल गया था। फिर यही था कि अब आगे क्या, कैसे होगा, ठीक कैसे होगा, बिल्कुल। उसकी क्योंकि तरफ। ऐसी फ़ेज़ में होता है कि मैं ही क्यों? हाँ, मैं ही मैंने क्यों, ऐसा क्या वाई मी, किया था? राइट। बिल्कुल। डायलिसिस का जो फ़ेज़ होता है वो काफ़ी फ़िज़िकली के साथ-साथ इमोशनली भी हाँ, एग्ज़ॉस्टिंग होता है। हाँ। उस टाइम आपने कैसे डील की चीज़ों से? डायलिसिस ऑब्वियसली बहुत पेनफुल था, पर मैंने उसको थोड़ा फन वे में लिया, क्योंकि डायलिसिस के टाइम में मैंने उससे पहले 2.5 साल बीमारी के हुँ, बिना डायलिसिस के बिताए थे। जी, फिर जब क्रेटिनिन इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने बोला अब डायलिसिस करना ही पड़ेगा, ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन, जी, तब डायलिसिस स्टार्ट हुई। तो डायलिसिस के बाद मुझे एक अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि मैं एटलीस्ट कुछ खा सकती हूँ एक्स्ट्रा। जी, उस टाइम में नमक की, पानी की, मैंने हर लिक्विड, हर चीज़ की पाबंदी थी। जी, तो डायलिसिस के टाइम में मुझे वो एक पॉज़िटिव पॉइंट लगता था कि मैं कुछ खा लूँ, फिर डायलिसिस तो हो ही जाएगी। जी, तो जी। उसको वैसे फन वे में लेने लग गई कि अच्छा, आज डायलिसिस है तो आज सुबह कुछ अच्छा खा लेती हूँ।
अच्छा। तो वैसे थोड़ा-सा अच्छे तरीके से उसको मतलब अच्छा लेने लग गए हाँ, डायलिसिस आपने को। एक पॉजिटिविटी ढूँढ ली हाँ, उसमें। पॉज़िटिविटी ढूँढ ली। एग्ज़ैक्टली। आपकी मदर ने आपको किडनी डोनेट हाँ, किया था। हाँ, तो ख़ैर मदर्स तो वैसे भी हमेशा ही सैक्रिफ़ाइस करती हैं अपने बच्चों राइट। के लिए। लेकिन आप इस सैक्रिफ़ाइस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर आपको शब्दों में बताना हो तो? मेरी माँ ने मेरे लिए जो किया वो पता नहीं सभी माँएँ करती होंगी पर मेरे लिए तो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। बिल्कुल, और मेरी माँ मुझे ऐसा लगता है मुझे दूसरी बार जन्म दिया माँ ने। बिल्कुल। जब उनके पास ये ऑप्शन थे कि वो किडनी कहीं और से ले सकती थी, डोनर और मिल सकता था। घरवालों ने भी बहुत समझाया कि डोनर और भी कहीं मिल जाएँगे। लेकिन उन्होंने कहीं सुन लिया था कि माँ की किडनी बेस्ट होती है। तो ओह! उन्होंने कहा मेरी बेटी को तो मैं बेस्ट ही दूँगी। अगर माँ की किडनी बेस्ट होती है और मेरी मैच हो रही है, तो मैं तो दूँगी किडनी। तो बहुत सबने मना किया फिर भी उन्होंने ही दिया किडनी। तो वो एहसान तो मैं वो सैक्रिफाइस था वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। बिल्कुल। और अभी जो आपने एक लाइन कही कि मेरी माँ ने मुझे दूसरी बार जन्म दिया। बिल्कुल, आई थिंक इससे बेहतर शब्द आप मुझे नहीं लगता इससे बेहतर शब्दों को आप पिरो सकते हैं इस सैक्रिफ़ाइस के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। आप जब अपने हेल्थ क्राइसिस में थी, उसी समय आपकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आईं। हाँ, आपके हस्बैंड ने कुछ सेकंड मैरिज हाँ, और मेरे चीज़ों इन-लॉज़ को ल उस टाइम मेरे हस्बैंड की सेकंड मैरिज की बातें करने जी। लगे थे। तो वो फ़ेज़ आपके लिए कैसा रहा? मतलब आप ऑलरेडी फिज़िकल पेन से इमोशनली ड्रेन्ड आउट हैं, हुँ। फिज़िकली आप ड्रेन्ड आउट हैं, मेंटली ड्रेन्ड आउट हैं और उसके बाद आपको रिश्ते में भी लोग निचोड़ने का ही सोच रहे हैं। वो आपके लिए वो समय कैसा था और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? अगर मैं अभी सोचूँ तो वो इमोशनली बहुत ट्रॉमेटाइज़िंग था उस एग्ज़ैक्टली। समय। अभी तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो मेरे लिए एक लेसन था। आपकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो आपको कुछ न कुछ, कोई न कोई कारण से भगवान भेजता है। कुछ सिखाने के लिए, कोई सिखाने के लिए आता है, कोई प्यार देने के लिए आता है, कोई हर्ट करने के लिए आता है, पर वो कुछ न कुछ रीज़न होता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है वो सब ना हुआ होता तो आज मैं इस जगह जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। शायद। हाँ, तो इसलिए मुझे अब तो उनसे ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, उस समय तो ये ट्रॉमेटाइज़िंग ही था क्योंकि उस समय मैं एक नॉर्मल लाइफ़ चाहती थी कि जैसे या सब जीते हैं एग्ज़ैक्टली। मुझे भी वैसा ही नॉर्मल लाइफ़ चाहिए था। वो नहीं मिल रहा था तो मुझे बहुत खराब लग रहा था ऑब्वियसली। या अगर सही बात है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि सबको एक नॉर्मल लाइफ चाहिए होती हाँ, है और फिर जब आपसे छिन जाए क्योंकि आप बीमार हैं या कोई भी वजह हो तो बहुत मुश्किल होता है। डिवोर्स हमारे यहाँ एक बहुत डार्क फेज माना जाता है राइट। कि और होता भी है अगर हुँ। सच बताएं तो आपके लिए वो क्या टर्निंग पॉइंट थी कि आप इस चीज से निकलने का आपने सोचा कि भाई अब तो जो गया सो गया, अब मुझे अपनी जिंदगी देखनी है। डिवोर्स पहली बात तो उन्होंने डिवोर्स पेपर्स भेजे थे। हम्म। मैंने तो साइन करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई। बहुत मैंने बढ़िया। जब ट्रांसप्लांट के बाद से डिवोर्स पेपर साइन किए जी। तो मेरा रीज़न यही था कि अब मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखनी है। जब किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो ज़बरदस्ती रो धो के पल्ले पड़ या के कुछ एग्जैक्टली। होगा भी नहीं। तो मैंने डिवोर्स पेपर साइन किए। मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था। हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं। तो इस कारण मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सबने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो मुझे एक्चुअली कभी लगा नहीं जो सोशल टैबू माना जी। जाता है। जी। हालाँकि मैंने अपनी लाइफ़ को बहुत डिग्निफाइड तरीके से जिया है। टीचर बनी तो वो अपने आप में एक डिग्निफाइड हाँ, पोज़ीशन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये भी मेरी मम्मी का ही कहना था कि तुम टीचर बनो, तुम पढ़ने में अच्छी थी, तुम पढ़ा सकती हो और अ, जो रिस्पेक्ट टीचर को मिलता है, वो और किसी प्रोफ़ेशन को नहीं मिलता। हाँ, एग्जैक्टली। तो टीचर्स तो वैसे भी नेशन बिल्डर्स होते हैं। राइट। तो इससे बढ़िया और क्या हाँ, होगा, आपने एक सही राह चुना। मुझे मैं तो यही मानूंगी। बिल्कुल। आप एक टीचर, कोच, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजाइनर सब हैं एक साथ। तो आप इतने सारे रोल्स को इतनी सारी ट्रेजेडी के बाद आज की डेट में कैसे मेंटेन करके चलते हैं? मुझे ऐसा लगता है ट्रेजेडी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैं इतने सारे रूल्स को बहुत आसानी से हैंडल कर पाती। एग्जैक्टली। क्योंकि उसने मुझे एक डिटरमिन कर दिया कि कुछ ना कुछ तो करना ही है।
और वो जो आपके अंदर जब वो आग जलती है ना, तब आप वो सब कुछ कर भी पाते हो। जी, बिल्कुल। तो उस कारण ये कर पाई। फिर फेज़ बहुत मुझे ऐसा लगा एक के बाद एक आते गए और मैं आराम से कोप अप कर पाती हूँ। क्योंकि दिन के भी 24 घंटे होते, या कम नहीं होते, तो आराम से हो जाता है सब कुछ मैनेज। बिल्कुल। आपने कोरोना के टाइम में हाँ, यूट्यूब से स्टार्ट हाँ, किया और यूट्यूब आज पे। आपके 50,000 प्लस सब्स हैं। हाँ। तो क्या आपके लिए जब आपने ये शुरू किया, तो आपके लिए एक काइंड ऑफ हीलिंग था ये हीलिंग प्रोसेस और हील करने का खुद को एक तरीका कह सकते हैं सोशल मीडिया? सोशल मीडिया से मैं लोगों के सामने आना चाहती थी। मैं कोचिंग क्लासेस में वो बच्चे मेरे बस ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स के जितने बच्चे थे, पेरेंट्स वही जानते थे। जी, पर मेरा ये सपना था कि दुनिया जाने। जी, तो ये पहला कदम था कि मैं यूट्यूब चैनल चालू करूँ, कैमरे के सामने बोलना, बच्चों को पढ़ाना, कैसे रिएक्शन होता है वो जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। जी, क्या मैं बोल पाऊँगी, ये मेरे लिए चैलेंज था। एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए मैंने चालू किया था मेनली तो। बट एट लीस्ट यू आर डूइंग वेल। हाँ, आई एम डूइंग वेल। या एंड मे बेस्ट विशेस टू यू फॉर थैंक दैट यू, मैम। थैंक यू। अ, आपने जैसा कि बताया मैंने पढ़ा भी कि यू हैव बीन फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यू कम फ्रॉम अ यस। मिडिल क्लास फैमिली। और व्हेन इट कम्स टू डायलिसिस एंड द मेडिसिन्स जो इस चीज़ में चाहिए होती है किडनी फेलियर्स हाँ। के लिए या रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गन्स, हुँ, तो दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। हाँ। तो आप उस चीज़ को फिनांसेस कैसे मैनेज करते थे आप? अ, उस टाइम भी नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद में भी काफ़ी खर्चे, जो एग्जैक्टली। मेडिसिन्स हैं उनके काफ़ी खर्चे। उस समय तो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि डायलिसिस, ट्रांसप्लांट का हम्म। खर्चा इतना आराम से उठा सकूँ। फिर हमको दूसरे शहर में अहमदाबाद में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, जी, तो अहमदाबाद में एक फ्लैट लेके रहना करना। बिल्कुल। बट मेरे रिलेटिव्स थे उस समय, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो उन्होंने ही सारा मैनेज किया। और ट्रांसप्लांट के बाद मैंने कमाना चालू किया, तो अब मैं मैनेज करती हूँ। बहुत बढ़िया। आई मीन रिलेटिव्स अगर इतना हेल्प कर दें तो आई हाँ, थिंक जिंदगी संवर सकती है। हाँ, रिलेटिव्स मेरे हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत चीज़ है हाँ, और आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हैं बिल्कुल। एंड यू शो योर ग्रैटिट्यूड, ये और भी यस, खूबसूरत चीज़ यस। है। इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ के बाद आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखती हैं आगे बढ़ने के लिए? मुझे ऐसा लगता है एक इनविजिबल स्ट्रेंथ है मेरे साथ। भगवान हमेशा मेरे साथ रहे, जितने भी कड़े, जो भी टफ सिचुएशंस आई, उस समय में भी हमेशा हँसती रही, उस समय में भी हमेशा यही बोलती रही कि मैं अच्छी हूँ, कोई पूछता तो मैं अच्छी हूँ। और अभी भी जब हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज़ सप्रेसिव ड्रग्स होते ही ऐसे हैं जी, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ स्ट्रगल्स आती है। लेकिन हो जाता है अपने आप मैनेज, मुझे नहीं पता कैसे, बट मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, क्योंकि शायद मेरा ये इंस्टिंक्ट है, मैं पॉज़िटिव ही रहती हूँ। मैं अगर कुछ सेकंड्स के लिए नेगेटिव हूँ, तो मैं खुद रह नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे साँस नहीं आ रही है, नेगेटिव जी। नहीं रह पाती। तो ये खूबी या जो भी है, पर ये भगवान ने ही दी है मेरे अंदर, ये तो बहुत मेरे अच्छी लिए, एटीट्यूड है। हाँ, मेरे लिए अच्छा है। अभी आपने भगवान का नाम लिया, आप कितनी करीब हैं एटलीस्ट आपको क्या लगता है आप भगवान के इतने करीब अपनी लाइफ के ट्रेजेडीज़ के बाद आई या फिर आप शुरू से ही ऐसी थी? शुरू से ही थी, क्योंकि पूरी फैमिली स्पिरिचुअल रही है, तो शुरू से भगवान का नाम लेना, हर दुख-सुख में भगवान को याद करना, ये सारी तो फैमिली के कोर वैल्यूज़ थे, जो मेरे बट अंदर भी होता आए। है ना कि जब हमारी लाइफ में कुछ हाँ, घटना घटती है और हमारे साथ जब बुरा एक फेज़ चल रहा होता है, हाँ। तो हमें लगता है भगवान हम तो आपको इतना मानते हैं, फिर आप ऐसे क्यों कर रहे नहीं, मेरे साथ ये उल्टा हुआ, मैं और ज़्यादा करीब आ गई हैं? भगवान के। मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगी, मुझे ऐसा लगता था वो सुन रहे हैं। जी, और ये एक आस थी, ये एक होप था कि भगवान देख रहे हैं और कुछ अच्छा ही करेंगे। या अब उस समय ये लगता था कि अच्छा मेरा यही होगा कि सब ठीक हो जाएगा। जी। पर आज ये लगता है कि सब ठीक तो किया ही है भगवान ने, लेकिन जैसे मैंने नहीं सोचा था, उस तरीके से ठीक किया। एग्ज़ैक्टली। और मुझे लगता है सच्ची भक्ति भी यही होती है कि एक कहावत भी है हमारे यहाँ समर्पित की कर दो। सुख में सुमिरन सब करे, दुःख में करे ना कोई। राइट। जो दुःख में सुमिरन करे तो दुःख जो आए, सुख में सुमिरन करे तो दुःख दुःख आए आएगा। को होए। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग रियल स्ट्रेंथ क्या है? फिज़िकल स्ट्रेंथ, इमोशनल या मेंटल स्ट्रेंथ? मेरे हिसाब से मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक आदमी शरीर से भले कमज़ोर हो, पर दिमाग से कमज़ोर
कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दिमाग से जी। कमज़ोरी से मेरा मतलब है कि जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि कैसी भी सिचुएशन आए मैं इससे पार पा जाऊँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। फिज़िकली तो आप ये होता रहता है। आप अगर जी, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो जी, मुझे लगता है आप फिज़िकली भी हैंडल कर लोगे अपने आप को। जी, बिल्कुल। एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी भी है, बिल्कुल। क्योंकि अ, दवा खा के हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन चीज़ों अपने लाइफ़ के जर्नी से पार पाने के लिए तो मेंटल हाँ, बिल्कुल मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। बिल्कुल। आप वो जो वुमेन हैं बाहर सोसाइटी में जो डिवोर्स, इलनेस और बिट्रेयल फेस कर रही हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखें और हार नहीं मानें। कहीं पे टूटे ना। जी, और अगर कहीं एक जगह से सपोर्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा देखेंगे ना, कहीं न कहीं से सपोर्ट ज़रूर होगा। बिल्कुल, और कहीं से नहीं तो ऊपर वाले का सपोर्ट ज़रूर होगा। और उस बिल्कुल। सपोर्ट के सहारे तो आप कुछ भी पार कर सकते हो। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसका पार नहीं पाया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि आप की शादी हो गई तो आपके हस्बैंड या वही सब कुछ है, या एग्ज़ैक्टली। ठीक है? जो जो ऐसा मानते हैं बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता भी है। पर जिनको बिट्रेयल या उस पेन से गुज़र रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि उनके खुद के अंदर भी वो स्ट्रेंथ है, बस पहचानने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई गेस वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होनी ही चाहिए, हर बिल्कुल, एक लेडी के पास। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। आप अगर आप अपने यंगर सेल्फ को जो अ, बैठी हुई थी, डायलिसिस के बेड पे पड़ी हुई थी, उनको आज यहाँ पे बैठ के कुछ कहना चाहें, तो आप वो क्या बात होगी जो आप एक लाइन में कहना चाहोगे उन्हें? यंगर सेल्फ को एक्चुअली वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर हाँ, इंडीड। पर वो जिस वल्नरेबल सिचुएशन से उस समय गुज़र रही थी या उसकी जो होप्स थी ठीक होने के जो उसके मायने थे वो अलग थे। जी, तो वो आज मुझ में इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि अ, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अगर ये मान चुके हो कि भगवान सब ठीक करेगा, तो फिर वो जो भी करेगा वो ठीक ही है, ये मान कर के चलो। जी, हम जैसा सोच रहे हैं कि यही ठीक है और अगर वैसा भगवान नहीं करते तो इसका मतलब ठीक नहीं है, ये गलत है। एग्ज़ैक्टली, तो जो कर रहे हैं भगवान तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, ये मान कर के चलो। तो मुझे मेरे हिसाब से अगर मैं ये बोलूँ और वो ये सुन ले, तो वो डायलिसिस चेयर पे बहुत आराम से डायलिसिस करवा पाएगी और बाकी की लाइफ भी बहुत आराम से गुज़ार पाएगी। एग्ज़ैक्टली। आई थिंक ये चीज़ वो बहुत पहले समझ गई होगी, तभी हाँ, बिल्कुल। आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, अभी हम एक छोटा-सा थोड़ा इमोशनल रैपिड फायर राउंड करेंगे। ठीक है। मेरे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा, एक शब्द जो आप अपनी माँ के लिए कहना चाहेंगी? जीवनदायिनी। ब्यूटीफुल। आपको पेन ने क्या सिखाया? पेन ने मुझे लेट गो करना सिखाया कि आप अगर पेन में हो, तो भी आप दूसरों को माफ़ कर सकते हो, ये जी, सिखाया। जी, बहुत खूबसूरत। व्हाट कीप्स यू अलाइव टुडे? माय वर्क। ग्रेट। एंड सक्सेस फॉर यू व्हाट इट मीन्स? सक्सेस फॉर मी मीन्स पीस, माय फैमिली। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत खूबसूरती से और बहुत प्यारे शब्दों में आपने जवाब दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम थैंक यू, आपका हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए। और आपने अपनी लाइफ की इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी, मैं ट्रैजिक नहीं बोलूँगी क्योंकि शायद थोड़ी नेगेटिव होती है। हाँ, नहीं मैं भी नहीं चाहती आप ट्रेजिक बोले, ट्रेजिक आपने नहीं है। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमसे शेयर की, हमारे ऑडियंस से आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट विशेस। तो ये थी आज हमारी बातचीत प्रियंका काबरा जी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें MS टीवी। मैं हूँ अपूर्वा झा। धन्यवाद।